पिछले क्लास में जैसा कि हम देखे थे, स्टॉप एंड वेट देखे थे। तो स्टॉप एंड वेट में क्या था कि एक कोई फ्रेम ट्रांसमिट होता था सेंडर साइड से, और वो फ्रेम जो है सो रिसीवर साइड रिसीव होता था, और उसके बाद उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजता था। यही था स्टॉप एंड वेट। आज हम तीनों जो है, स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म है, गो बैक एंड मैकेनिज्म है, सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म है, इस तीनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ते हैं। और उसके बाद स्टॉप एंड वेट तो हो ही गया है, गो बैक और सेलेक्टिव रिपीट को समझने में हमको आसानी होगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे इसका हेडिंग हम कर दें, फ्लो कंट्रोल इन डाटा लिंक लिस्ट। डाटा लिंक लिस्ट इसका तीनों का हम जब बनाते हैं, एक है स्टॉप एंड वेट, एक है गो बैक एंड, एक है सेलेक्टिव रिपीट। आज हम तीनों में देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है, क्यों ये तीनों आए हैं। तो इतना जान लो कि स्टॉप एंड वेट एंड गो बैक एंड जो है, इस दोनों का कंबाइंड कह सकते हो सेलेक्टिव रिपीट है। इस दोनों का कंबाइंड, अब कैसे है कंबाइंड वो हम आगे इसको जब जानेंगे तब समझ में आएगा। स्टॉप एंड वेट में एक बार में कितना फ्रेम ट्रांसमिट होता था? एक बार में, एक बार में एक सर एक सिंगल एक सर फ्रेम ट्रांसमिट होता था। तो इसको हम लिख सकते हैं ओनली वन फ्रेम ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड। एक बार में एक फ्रेम ट्रांसमिटेड होता था। उसके बाद सेंडर के साइड विंडोज कितना का होता था? एक का होता था। तो सेंडर विंडोज एक और रिसीवर विंडोज कितना होता था? एक एक होता सर था। तो रिसीवर विंडोज वन। अब जो है सो रीट्रांसमिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जो बताए थे, वो क्या होता था? रीट्रांसमिशन जो होता था वो क्या होता था कि जब हमारा कोई भी फ्रेम सेंडर से रिसीवर के तरफ जाता था और वो फ्रेम अगर डिलीवर नहीं हुआ, रिसीवर के पास सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुआ, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता था। या फिर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया और उसका एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली सेंडर के पास डिलीवर नहीं हुआ, तो वहां पर क्या होता था? रीट्रांसमिशन होता था। तो यहां पर रीट्रांसमिशन एक बार में कितना फ्रेम होता था? एक ही फ्रेम रीट्रांसमिट होता था। क्यों एक ही फ्रेम होता था? क्योंकि हर एक फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आने के बाद ही दूसरा फ्रेम जाता था। तो इसीलिए जब रीट्रांसमिशन की बात आती है तो हम तो मल्टीपल फ्रेम भेजे ही नहीं, सिंगल फ्रेम भेजे हैं। तो फिर से रिपीट करना होगा तो सिंगल फ्रेम ही रिपीट करेंगे। तो रीट्रांसमिशन भी हमारा वन का होता था। कितना का? वन का होता था रीट्रांसमिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि तुम कोई सामान मार्केट से सिंगल कोई सामान एक एक करके कोई सामान लाते हो, कि एक बार कोई सामान ए ले आए, फिर दूसरा सामान बी ले आए। हो सकता है कि बी सामान में किसी ना किसी तरह का एरर आ जाए, बी जो तुम खरीद के लाए हो उसमें किसी तरह का दिक्कत आ जाए। तो तुमको फिर से अगर वो सामान खरीदने जाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ बी ही खरीद के लाओगे, ए तो नहीं लाओगे खरीद के। तो ये हमारा रीट्रांसमिशन जो होता था स्टॉप एंड वेट में सिर्फ और सिर्फ एक का होता था। किसका? एक का होता था।
अब एक चीज और है कि हमारा सीक्वेंस क्या होता था, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर क्या होता था, टोटल अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितना होता था। अवेलेबल सीक्वेंस नंबर एक सेंडर साइड होता था और एक रिसीवर साइड होता था, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड। तो यानी कि अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितना होता था, 2 होता था। अब बात ये आता है कि इफिशियंसी का, जहां तक बात, हम लोग तो मेन काम करते हैं किसके लिए, कि इफिशियंसी जिसका हाई हो, जिस मैकेनिज्म का इफिशियंसी हाई होगा डाटा ट्रांसमिशन का, वो मैकेनिज्म हमारे लिए बेस्ट है। तो क्या स्टॉप एंड वेट का इफिशियंसी हाई होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हाई होगा। क्यों नहीं हाई होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक डाटा ट्रांसमिट होता है, एक फ्रेम ट्रांसमिट होता है, फिर दूसरे फ्रेम के लिए वेट करता है, फिर जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है दूसरा फ्रेम नहीं। तुम एक एक करके सामान मार्केट से खरीद के लाओ और एक बार में सारा सामान मार्केट से खरीद के लाओ, इफिशियंसी किसका हाई हुआ, एक बार में जो सारा सामान खरीद के लाए, इफिशियंसी ऑब्वियसली उसका हाई होगा, क्योंकि हमको बार बार फिर मार्केट नहीं जाना होगा। तो इसका इफिशियंसी जो होता है, स्टॉप एंड वेट का इफिशियंसी जो होता है वो लो होता है। क्या होता है, इफिशियंसी लो होता है। अब बात ये आती है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। इफिशियंसी हम जानेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे कि इफिशियंसी किसका कितना आया। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1/1 + 2x, 1/1 + 2x। अब कहोगे कि यहाँ पर 2x क्या है या x क्या है, तो वेयर x = होता है प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले पिछले क्लास में बता चुके हैं, प्रोपोगेशन डिले बताया है ना जी। प्रोपोगेशन डिले अब बटा ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम पिछले क्लास में बताए थे, प्रोपोगेशन डिले किसको कहते हैं और ट्रांसमिशन टाइम किसको कहते हैं, याद है। सर सर Yes, थोड़ा सा हिंट कर दीजिए ना, नेटवर्क खराब था तो नहीं, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा था। किसको कहते हैं जी प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन टाइम, किसी को याद नहीं। sir. Data size by bandwidth transmission time. गुड, डाटा साइज, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी सर, प्रोपगेशन टाइम। डाटा साइज बटा बैंडविड्थ और प्रोपोगेशन टाइम Distance by velocity. डिस्टेंस। आया समझ में जी। राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम किसको कहते हैं, सर वो 2 into propagation time. 2 into प्रोपोगेशन। ठीक है। अब हम जो है सो ये, अब ये स्टॉप एंड वेट को हम देखें। अब किसको देखना है हमको, गो बैक एन को। किसको, गो बैक एन को। अब कहोगे कि गो बैक एन में यहां पर तो ओनली 1 फ्रेम ट्रांसमिटेड होता था, तो यहां पर क्या ओनली 1 फ्रेम ट्रांसमिटेड होता है क्या, हेलो आवाज जा रही है। Yes sir. यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या ओनली 1 फ्रेम ट्रांसमिटेड होता है क्या, नहीं, यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिटेड होता है। मल्टीपल होता है। हाँ, यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिटेड होता है। तो जब ये मल्टीपल हो गया तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर जो है सो इसका एफिशिएंसी हाई होगा। आगे देखेंगे हम कैसे एफिशिएंसी हाई होगा। तो आखिर मल्टीपल होगा तो क्या इसका सेंडर साइड क्या होगा, सेंडर का साइड क्या होगा, रिसीवर का साइड क्या होगा। फ्रेम तो देखो
फ्रेम तो ये ट्रांसमिट करता है मल्टीपल, लेकिन रिसीव जो करता है वहां पर सिंगल विंडोज होता है। यानी कि सेंडर विंडोज जो यहाँ पर होता है, सेंडर विंडोज जो यहाँ पर होता है वो होता है 2⁻⁴ (k-1). अब कहोगे कि k क्या है, k क्या है, तो k के बारे में जान लो कि k = नंबर ऑफ बिट्स, n है ये, नंबर ऑफ बिट्स required to represent विंडोज साइज। मान के चलो कि k = 3 है, यानी कि 3 बिट में कहता है, नंबर ऑफ बिट कितना है, 3 है, तो विंडोज का साइज कितना होगा जी, विंडोज का साइज क्या होगा गो बैक एन में, 2⁻k - 1 यानी तो 2⁻³ - 1 यानी कि 7 होगा। तो यहाँ पर सेंडर जो है एक बार में अगर हमारा बीट जो है 3 है तो सेंडर एक बार में 7 फ्रेम ट्रांसमिट करेगा, लेकिन रिसीवर वहां सिंगल फ्रेम रिसीव करेगा, रिसीवर सिंगल फ्रेम रिसीव करेगा। आखिर सिंगल फ्रेम रिसीव करेगा तो कैसे क्या होगा उस चीज को हम देखेंगे। तो रिसीवर विंडोज कितने का होगा, 1 होगा सर। रिसीवर विंडोज 1 होगा। और हमारा इफिशियंसी, यहां पर एक्नॉलेजमेंट जो आता था वो एक्नॉलेजमेंट कितना का आता था जी, एक्नॉलेजमेंट जो आता था वो कितने का आता था, सिंगल एक्नॉलेजमेंट आता था। यहां पर क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आता। क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहने का मतलब क्या होता है, क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहने का मतलब होता है कि जैसे हम तुमको जो है देखो, एक्नॉलेजमेंट जब भी आता है तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक्नॉलेजमेंट अगर तुम 5 एलिमेंट भेज दिए, 5 फ्रेम भेज दिए, तो छठा के लिए एक्नॉलेजमेंट आता है कि 5 फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया, आप छठा फ्रेम ट्रांसमिट कीजिए। 5 फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है, छठा फ्रेम ट्रांसमिट कीजिए। तो यहाँ पर 2 तरह का जो है एक्नॉलेजमेंट हमको पढ़ना होता है। एक एक्नॉलेजमेंट होता है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट और एक होता है क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो आखिर इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट क्या है और क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट क्या है और क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, और इस दोनों में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी कम से कम पूछ ही दे। ठीक है, तो हम जब कोई भी फ्रेम का इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट आए, जैसा कि हम स्टॉप एंड वेट में देख रहे थे कि एक फ्रेम ट्रांसमिट होता था और उसका एक्नॉलेजमेंट आता था, दूसरा फ्रेम फिर ट्रांसमिट हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट आता था, तो वो हुआ इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि हर एक फ्रेम का एक अपना इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट है। क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाता है कि ये जब हम एक साथ मल्टीपल, यहां पर मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है एक साथ, उस सारे फ्रेम का एक ही एक्नॉलेजमेंट आए, यानी कि मान के चलो कि यहाँ 7 है तो 0 से 6 तक हमारा फ्रेम चला गया, तो अब एक्नॉलेजमेंट 7 आ रहा है कि आप 0 से 6 पहुंच गया है, एक्नॉलेजमेंट 7 दे दिया कि ये हमारा जो है 7 अब आप ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि ये तो ये क्या कहलाता है, क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। तो हमारा गो बैक एन जो है ये क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट और क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हैं, जब किसी फ्रेम का अपना
सिंगल एक्नोलॉजमेंट, किसी भी फ्रेम का इंडिविजुअल एक्नोलॉजमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट एक्नोलॉजमेंट, हर एक फ्रेम का अपना पर्सनल एक्नोलॉजमेंट हो तो वही कहलाता है इंडिपेंडेंट एक्नोलॉजमेंट। अगर मल्टीपल फ्रेम का एक एक्नोलॉजमेंट हो तो वही कहलाता है कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमारा गो बैक में हमारा मल्टीपल फ्रेम एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये हमारा क्या करता है, मल्टीपल फ्रेम जब एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है तो उसका एक एक्नोलॉजमेंट उधर से देता है, तो वही कहलाता है हमारा क्या, कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट। और यह कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट यानी कि अगर फ्रेम 1 ट्रांसमिट हुआ, फ्रेम 2 ट्रांसमिट हुआ, फ्रेम 3 ट्रांसमिट हुआ, तो इधर से जो एक्नोलॉजमेंट आएगा वो हमारा 4 का आ रहा है। यानी कि इस तीनों का इंडिविजुअल, इसका अगर इंडिपेंडेंट एक्नोलॉजमेंट आता तो क्या आता, 2 आता, इसका क्या आता, 3 आता, इसका 4 आता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, इस तीनों का एक साथ एक्नोलॉजमेंट आ गया। तो यही होता है कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट, ये सपोर्ट करता है कम्युलेटिव एक्नोलॉजमेंट को। अब सबसे इसका जो वाइटल चीज है वो है रीट्रांसमिशन। क्या है, रीट्रांसमिशन। कभी कभी देखता होगा हम लोग क्लास लेते हैं या कुछ दे दिए, तुम लोग को कोई टास्क दे दिए, तो 2 तरह से होता है। एक क्या होता है कि यदि जहां पे कहीं पे एरर है सिंगल जगह पे, हम तुमको बोलते हैं कि इस एरर को रिकवर करके लाओ, यानी कि इस गलती को सुधार करके लाओ। तो ये क्या हुआ कि जितना तुम डाटा दिए सबका रिट्रांसमिशन नहीं हुआ, जो तुम्हारा गलत हुआ सिर्फ और सिर्फ उसी का रिट्रांसमिशन हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि तुम सारा डाटा दे दिए, सारा तुम कोर्स कंप्लीट यानी कि तुम अपना सारा कुछ दे दिए, उसमें से कहीं एक एरर आ गया, तो हम ये कह देते हैं कि ये सारा का सारा तुम्हारा गलत हो गया, तुम फिर से पूरा बना के लाओ। तो ये मल्टीपल रिट्रांसमिशन हुआ, यानी कि एक बार में मल्टीपल रिट्रांसमिशन। यदि एक भी गलत हो गया तो रिट्रांसमिशन सबका सब होगा। तो गो बैक में यही इसका जो है सो तुम ड्रॉबैक कर सकते हो कि रिट्रांसमिशन जो होता है, जितना सेंडर विंडोज का साइज होता है उतना इसका रिट्रांसमिशन होता है। अगर बीच में कोई भी एक डाटा लॉस कर गया तो जितना था सबको फिर से रिट्रांसमिशन करना पड़ता है, रिट्रांसमिट करना पड़ता है। आया बात समझ में कि Yes, जितना भी था, जो भी डाटा तुम भेजे थे, एक साथ अगर 7 फ्रेम तुम भेज रहे हो, उस 7 फ्रेम में से कोई भी एक फ्रेम अगर लॉस कर गया, होना क्या चाहिए कि जो लॉस किया है उसी को फिर से भेजे। लेकिन नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर उस 7 फ्रेम में से कोई भी एक फ्रेम तुम्हारा लॉस कर गया या उस 7 फ्रेम में से कोई भी एक्नोलॉजमेंट लॉस कर गया, तो तुमको टोटल का टोटल सारा का सारा फ्रेम फिर से रिट्रांसमिट करना होगा। तो यानी कि जो सेंडर साइड है, सेंडर विंडोज साइड है, वही तुम्हारा क्या होता है, रिट्रांसमिशन होता है। एक भी अगर कहीं पे डाटा, वही स्टॉप एंड वेट में क्या होता था, रिट्रांसमिशन एक ही भेजे हैं, उसका यदि नहीं एक्नोलॉजमेंट मिला तो रिट्रांसमिशन एक हो गया। आया बात समझ में? yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. अब इसका Clear है sir. इसका इफिशियंसी हम जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी की बात अगर करें हम, तो जैसे वहां पर एक सिंगल विंडोज जाता था, एक सिंगल फ्रेम जाता था, यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम जाता। मल्टीपल फ्रेम कहने का मतलब क्या, 2 टू द पावर k-1। तो यहाँ पर मल्टीपल इतना का जो है सो 2 टू द पावर k-1 गुना 1/1 + 2x, 1/1
1 प्लस 2x इसका जो होता है इफिशियंसी होता है। आया बात समझ में? इसका इफिशियंसी रिस्पेक्ट टू स्टॉप एंड वेट क्या हुआ, हाई हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है, रीट्रांसमिशन वाला ड्रॉबैक है कि रीट्रांसमिट टोटल का टोटल डाटा कर देता है। क्यों कर देता है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि रिसीवर साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 विंडोज है। रिसीवर विंडोज कितना है, 1 है। तो अगर तुम एक साथ 5 डाटा भेजे और रिसीवर विंडोज के पास 5 को रिसीव करने का कैपेसिटी रहेगा, तब ना 4 और को रख लेगा, एगो को बोलेगा क्या कि तुम जाओ फिर से रिट्रांसमिट करके लो। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, जो डाटा उसको चाहिए वो डाटा उसको मिल नहीं रहा, दैट मीन्स कि फिर से रिट्रांसमिट करो, तब ना एप्रोप्रिएट डाटा पहले आएगा वहां पे, तब ना। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि रिसीवर विंडोज यहाँ पर सिंगल होता है। क्या होता है, रिसीवर विंडोज सिंगल होता है, इसीलिए यहाँ रिट्रांसमिशन जो होता है वो ज्यादा होता है, 2 टू द पावर k-1 होता है। जितना सेंडर विंडोज का साइज होता है उतना यहाँ पर रिट्रांसमिशन होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। नो सर। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट की। सेलेक्टिव रिपीट देखो नाम से ही क्लियर है कि सेलेक्टिव रिपीट यानी कि जो कोई सेलेक्टिव फ्रेम को ही रिपीट करना होता है। जैसे यहाँ पर रिट्रांसमिशन टोटल का टोटल फ्रेम करना होता था, वो रिट्रांसमिशन यहाँ पर टोटल का टोटल फ्रेम नहीं करना होता है। रिट्रांसमिशन जो फ्रेम लॉस किया, जो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेम रिट्रांसमिट करना होता है। तो मल्टीपल फ्रेम तो यहां भी होगा, क्लियर है इसी से। जो मल्टीपल फ्रेम यस सर। ट्रांसमिटेड, अगर मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिटेड है तो यहां पर सेंडर विंडोज जो होगा वो भी मल्टीपल होगा। तो कितना मल्टीपल होगा, सेंडर विंडोज का साइज कितना होगा यहाँ पर, तो सेंडर विंडोज का साइज होगा तुम्हारा 2 टू द पावर k-1। ध्यान से देखना, यहाँ पर -1 नीचे था, यहाँ पर -1 ऊपर है। यानी कि अगर 3 का है तो 2 टू द पावर 3-1 यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 फ्रेम एक साथ ट्रांसमिट होगा इसमें। अगर सेंडर विंडोज 2 टू द पावर k- है तो यहाँ पर रिसीवर विंडोज भी 2 टू द पावर k-1 होगा। इसी कारण यहाँ पर जो है सो रिट्रांसमिशन जो होता है वो कम होता है, और कितना कम होता है वो चीज हम देखते हैं। यहाँ पर देखो सेंडर साइड भी 2 टू द पावर k-1 है और रिसीवर साइड भी 2 टू द पावर k-1 है। तो जहां पर जितना हम भेज रहे हैं वहां उतना रखने के लिए जगह है। बीच में से कोई एक डाटा लॉस कर गया तो वो जगह तो उसके लिए खाली रह जाएगा, वो जगह उसके लिए खाली रह जाएगा। तो रिट्रांसमिट सिर्फ और सिर्फ उसी का करेगा। तो कितना होगा रिट्रांसमिट, यहाँ पर रिट्रांसमिशन कितना है, 1 गुड, रिट्रांसमिशन यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा। और ये तुम्हारा जो है सेलेक्टिव रिपीट का एक और एडवांटेज है कि ये इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भी सपोर्ट करता है और कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सपोर्ट करता है, और साथ में निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सपोर्ट करता है। साथ में निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सपोर्ट करता है। निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है कि अगर कोई भी डाटा लॉस कर गया या कोई भी डाटा में एरर आ गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। देखो एक्नॉलेजमेंट आने में तो टाइम लगेगा, जब डाटा रिसीव होगा वहां पर प्रोसेस होगा उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा। लेकिन निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का क्या खासियत है कि जब ये तुम्हारा डाटा वहां गया, किसी तरह का कोई एरर है, ऑर्डर में नहीं है या कुछ भी, तो उस स्थिति में जो है सो हमारा
वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस करने से पहले निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि जब तक हम इधर काम करेंगे तब तक फिर से वो री डाटा ट्रांसमिट होकर के चला आएगा। तो टाइम कंजम्पशन क्या होगा, टाइम कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। टाइम कंजम्पशन बढ़ जाए कम होगा, कम होगा ना, बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या करता है, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये सब सपोर्ट करता है। और यहाँ का अगर इसका इफिशियंसी निकालना चाहें हम तो इसका एफिशिएंसी भी हाई होता है और इसका एफिशिएंसी होता है तुम्हारा। यदि किसी तरह का कोई रीट्रांसमिशन का कहानी नहीं आया तो गो बैक का एफिशिएंसी इससे बढ़ जाता है, लेकिन जब ये रीट्रांसमिशन का बात आ जाएगा तो सिलेक्टिव रिपीट का एफिशिएंसी हाई हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 to the power k - 1 अगुना 1/1 + 2x। जो तुम्हारा सेंडर साइड है वही जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ सेंडर साइड 1 था तो 1 था तो 1 से गुना हो गया। यहाँ 2 to the power k -1 है तो इससे गुना हो गया। यहाँ 2 to the power k - 1 है तो इससे गुना हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है कि आउट ऑफ ऑर्डर गो बैक में आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेड नहीं होगा। कहो क्यों नहीं होगा, कि अगर मान के चलो कि हम यहां से डाटा भेजे, यहाँ 0 1 2 3 भेजे, वहां तो रिसीव करने के लिए एक ही विंडोज है गो बैक में। तो ये 0 रिसीव किया और फिर 1 नहीं आया 2 आ गया, तो ये 2 रिसीव करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिंगल विंडोज है रिसीवर साइड में। लेकिन वही सेलेक्टिव रिपीट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करता है, ये वाला जगह छोड़ देगा और अगला वाला में वो स्टोर कर देगा। बात समझ में आया, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेड, आउट ऑफ ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड। आया सारा कुछ समझ में आया जी? यस सर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन लिखो इसको, टाइम आउट हो जाएगा।